जी स्क्रीन पे आ रहा है ना आपके पास? ये व्यूज की शीट दिख रही है स्क्रीन सर पे आ आप रहा लोगों है। को? ओके जी सर, ओके। नजर आ रहा है। देखें, ये आपके लिए जरा बेहतर भी है क्योंकि वी आर अबाउट टू कंप्लीट आवर कोर्स और आवर सिलेबस। लेकिन एक बहुत काम की बात, जहाँ से मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, दिस इज द कोइंसिडेंस, खत्म भी वहीं कर रहा हूँ। जो रिग्रेशन एनालिसिस है, इट इज वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। It is in accordance with the theory, and it is sensitive about the flow of the relationship. Right hand side variable is a cause, the change in the right hand side variable is the cause, and the change in left hand side variable is an effect. It means that regression is estimation explores or estimates the unidirectional relationship. The direction flows from the right hand side variable to the left hand side variable, but in real world, and normally we develop our regression equation and we place our variable position in accordance with the theory. But real world real world experiences sometimes are different from the theory. For example, मैंने पीछे भी कहा था, these days we are the almost most of the country is locked down. बहुत सारे कारोबार हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, and they have made their products cheaper. They have made it available at a lower prices. हुआ ये कि मार्केट में बंदा ना जाने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई है, तो बस चीज़ों की कीमत कम हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी चेंज होती है या प्राइस के कम होने से, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज होने से भी प्राइस चेंज होती है। यानी यूनि डायरेक्शनल रिलेशनशिप बाई डायरेक्शनल भी हो सकती है। तो जो ग्रेंजर कॉजलिटी जो मेथड है, ये एक प्योर स्टैटिस्टिकल मेथड है, और ये जो है स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप चेक करता है, और ये हर पॉसिबल फ्लो ऑफ रिलेशनशिप को देखता है। मसलन मैंने जो यहाँ पर मॉडल सिलेक्ट किया, ये 4 वेरिएबल थे, सीपीआई, अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एज अ प्रॉक्सी ऑफ जीडीपी, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट। 4 वेरिएबल हैं, तो आप देखें इसने अच्छा खासे जो है ना वो बना दिए हैं हमारे पास, ये जी ये इसने मैट्रिसेस बना दिए, और जितनी इनके दरमियान कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते थे, ये उन सब को चेक कर रहा है। ठीक, मसलन पहला जो इसने, अब ये पेयर वाइज ग्रेंजर कॉजलिटी टेस्ट है। पहला जो इसने आपको जो ये आप कह लेंगे सेट बना के दे रहा है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मनी सप्लाई का है। और पहला ये कहता है कि जब मनी सप्लाई चेंज, जब एल आई है ना, एल आई पी एस ए डज नॉट ग्रेंजर कॉज एल एन, ये नल हाइपोथेसिस है, and it has been developed according to the conventional method, ट्रेडिशनल मेथड से बना। आपको याद है मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था कि नल हाइपोथेसिस वीकर स्टेटमेंट को लेते हैं, तो नल हाइपोथेसिस तो इसका है नो रिलेशनशिप, लेकिन उसके अंदर ये क्या कर रहा है, इस वक्त एल आई पी एस ए को ये कॉज ले रहा है, एल आई पी एस ए को ये कॉज ले रहा है, और अपना ये मनी सप्लाई को इफेक्ट, तो पहले जी पहले वाले में इसकी प्रोबेबिलिटी 10% से ज्यादा आ गई है, तो इसका मतलब ये हो गया 10% से ज्यादा आने का, कि ये जब एल आई पी ऐसे चेंज होता है तो इसको कोई नहीं मिला एविडेंस कि मनी सप्लाई को वो चेंज करता है। लेकिन दूसरा देखें, एल एम डज नॉट ग्रेंजर कॉज एल आई पी एस ए, इसकी प्रोबेबिलिटी 2% यानी 5% के अंदर आ गई। तो अब रिलेशनशिप ये तो है कि जब मनी सप्लाई चेंज होती है तो एल आई पी एस ए चेंज होता है, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये नहीं है कोई एविडेंस हमारे पास कि आईपी के चेंज होने से मनी सप्लाई होता है। फिर इसने दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया मनी सप्लाई और सीपीआई का। पहले वाले की प्रोबेबिलिटी 90% आ रही है, एल सी पी आई डज नॉट ग्रेंजर कॉज एल। जब सीपीआई चेंज होता है तो हमारे पास कोई वो नहीं आया अपना एविडेंस कि मनी सप्लाई भी चेंज होता है। लेकिन अगेन देखें, मनी सप्लाई के चेंज होने से सीपीआई चेंज होता है, ये एविडेंस आ गया हमारे पास। तो ये इस तरह हर दो वेरिएबल के दरमियान बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप चेक करता है। 10% से ज्यादा आएगी तो हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करते। वही देखे ना, ये तो हमारा बचपन से चला आ रहा है, शुरू से हम यही वही है ना, वही रूल है। रूल सेम। ठीक है सर, ठीक है जी जनाब, तो ये तो हो गया।
मेरा ख्याल है, अच्छा ये पहली बार आप लोग जो है ना तकरीबन सारे हैं, जब से मैं क्लासेस ले रहा हूँ, पता नहीं हमारी शायद ये कौन सी चौथी क्लास है ना, चौथी क्लास है यस हमारी। सर, जी, सिक्स है हम लोग। पहली बार ऐसा हुआ है आप लोगों ने यानी थोड़ा सा लापरवाही की है, एफर्ट बहुत नहीं की। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ 15 वरना 12 से ऊपर नहीं आते। अब अगर मैं अटेंडेंस सही लगा दूं तो आप में से तो वैसे ही 4-5 लोग ऑलरेडी एक्सीड कर गए। चलो खैर, ये अच्छा जी, अब मैं अपनी अपनी शेयर जो है ना हटा देता हूँ। इस अपनी जो है अब आप में से जिसने प्रेजेंट सर करना इसमें है, लेग्स तो डिफाइन नहीं करते ना? लेक्स तो जो दो आ रहे थे मैंने वही कर दिया। अगर एनुअल डेटा हो तो एक, यानी दो से ऊपर ना जाए, क्वार्टरली डेटा हो तो 3-4 से ऊपर ना सर जाए। जैसे मेरा मेरा एनुअल डेटा है हाँ तो तो मैं दो दो ही से दूंगा सर। दो से ऊपर ना जाइए। ठीक है सर। जी, पहले थैंक यू कौन सर। प्रेजेंट करेगा? साइमा वसीम, साइमा मुनव्वर? सर ओके विद एनी वन ऑफ अस, कोई भी कर ले। चलेंगे तो फिर साइमा मुनव्वर का नाम दिख रहा है, आप ही आ जाइए जनाब। शेयर कर दें अपनी स्क्रीन, ठीक आपको है, तो खैर आप तो काफी इसमें एक्सपीरियंस है जूम में, आपको तो मसला नहीं। ठीक है सर, आई विल शेयर माय स्क्रीन नाउ। ओके, मैं अपना माइक ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन जब मुझे क्वेश्चन करना होगा तो मैं ऑन कर। ठीक है, ऑल राइट सर। जी अस्सलाम वालेकुम। So today I'm going to present my literature review related to a suggested or proposed topic, that is impact of workers' remittance on economic growth. And I'll just provide a brief background about it, share a few LR findings, and then I'll move on to the independent and dependent variables that I've found from different research papers. So starting with the background, these are some of the top recipients of the remittances from around the world. Topmost is India, and Pakistan ranks at sixth or seventh rank in terms of receiving the remittance. Current value of the Pakistan remittance is $21.8 billion dollars for year 2009. So moving on, this was in financial year 2016. We received the highest amount of remittance from Saudi Arabia, and these are the top 5 contributors of remittance from around the world. Now, this year, the situation has a little changed. Malaysia has become a big player in terms of the source of remittance for Pakistan. Until 2018, it was included in other countries. It means that its contribution was less than 600 million, but now it's around 1.5 billion for Pakistan. The sum of these 5 countries is almost 82% of remittance for current year, that is 2019. We have still not gathered the statistics for 2020. That would be done in June. Now, moving on, there's an upward trend in remittance, workers' remittance from around the world. It's $637 billion that are collected annually in terms of remittance or received by different countries in terms of workers' remittance. For Pakistan, the stories around the same direction, in the same direction, and you can see that the trend has become quite sharp since 2000, and it's now at $21.8 billion for Pakistan. Interestingly, although it's increasing in terms of the nominal figure, the percentage with respect to the GDP has declined. It was at around 10% quite a few years ago, around 2000, but now it's at around 7.8% for our country. So some of the literature reviews that I want to share over here, these are the developing countries, like composite of developing countries that we can see here. Uh, until 2005 and 2006, a lot many studies reported that either the remittance does not have a significant impact, or even if it has a significant impact, it's just short term. It doesn't have a long term relationship with the economic growth of a country. Some reports even reported that it contributes towards reduction in poverty, but it doesn't contribute towards
the growth. But the things changed after year 2000, and the research papers started reporting that it has now developed a strong relationship with economic growth as well. So some of the research papers explains this phenomena, and they say that it's because that initially when the remittances were received by these developing countries, they used to just consume it in terms of making their current standard of living better. But later on people realize, maybe, or whatever happened, like this money has now been invested into different kind of investments, and it seeps into the eye of the GDP, and that's why the economic growth has started happening. So this is a little data about the developing countries. Now moving on to Pakistan, we can see the similar trend. These are the earlier research papers where we can see that workers remittance are important source of economic growth. For Pakistan, it has been an economic growth source from 2000 and onwards, and you can see the similar results on the extreme right column. Remittance, which leads to poverty reduction and economic development, and a similar kind of story over here as well. So I won't go into the details of the variables and everything over here. It's just the findings that I wanted to discuss. Now, moving on, I would like to share the different independent variables that were used in all these researches. Now, some research papers, they used, sorry, it's a typo, it's not independent variable. These are the dependent variables. The gross domestic product, some use GDP per capita, then there was GDP growth, or you may call it a first differential of GDP. Then GDP per capita growth, that is first differential of GDP per capita, real GDP per growth, index number of GDP per capita, and its differential as well. And then we also saw some log variables, which you can see here. And so it's like there are 4 or 5 variations that were played around with within these papers. Taking a log, taking first difference, then taking an index number, and taking rate of change with respect to, or you could say per capita division of the GDP. So these were the variations in terms of the dependent variable. And then let's look into the independent variables. Now these independent variables depended on the theory that was utilized within these papers. Some papers utilized the money supply theory. There were some other theories which I couldn't comprehend, but I could see that there were theories going underlying these variables. Some of these relied on the capital inflow, and that's why there's difference in independent variables that were utilized. So I'm just going through a few over here. The ratio of remittances to the GDP, sum of demand, time saving as a composite, then claim on the private sector divided by the GDP, that is loan divided by GDP, then we have credit divided by GDP. These were the factors, and the dependent variable was the growth of the real GDP per capita. Now this one is a bit more understandable for all of us, like remittance as a percentage of GDP is one of the factors, domestic investment, trade, government consumption, FDI, M2 is the money supply. Just Money a minute. supply that includes, Salma, just a minute. ये जो है ना, this is your model. You have selected these नहीं सर, variables, ये LR से मॉडल्स निकाले मैंने Okay, कि ये okay, LR okay. में ये मॉडल्स यूज हुए हुए हैं. That's good. Okay, मैंने भी move अपना ahead. मॉडल डिफाइन नहीं किया है क्योंकि आपने कहा था कि आप सजेस्ट करेंगे. नहीं, आप तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम है ये तो, और आप इसमें से निकाल लेंगे खुद ही, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं. Select by on your own, कोई मसला नहीं. Okay, thank you sir. So डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ट्रेड, फिर M2 जो है बेसिकली ये बैंक्स में जो मनी होती है वो प्लस द करेंसी नोट्स, इट्स दैट मनी सप्लाई. देन वी हैव डोमेस्टिक क्रेडिट. एक और मॉडल है, ये बहुत सिंपल है मॉडल, इट्स लॉग ऑफ इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी. जो आई होता है जीडीपी में, दैट डिवाइडेड बाय द होल ऑफ जीडीपी. लॉग ऑफ द वर्कर रेमिटेंस, ये 2 वेरिएबल रख के इन्होंने इसका जीडीपी पर कैपिटा के साथ डिफरेंस निकाला है. प्रॉबेबली दे आर टेकिंग द थ्योरी के इन्वेस्टमेंट और जो वर्कर रेमिटेंस आ रही है, ये 2 सोर्सेज हैं जिससे कि हमारा कैपिटल ग्रो कर रहा है. फिर यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है. ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी इन्वेस्टमेंट मॉडल को लेके चल रहे हैं कि रेमिटेंस एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल का क्या इंटरेक्शन है.
Then growth rate of GDP per capita आ रहा है यहाँ पे with the independent variables as gross fixed capital formation, remittance as percentage of GDP of a country, and indicator of the degree of financial market development. ये जो लास्ट वाला फैक्टर है ये कॉम्पोजिट फैक्टर है. जैसे एक दफा सर ने हमें बताया था कि बहुत सारी वेरिएबल्स को एक साथ डाल के कुछ एवरेज और कुछ इंटीग्रेशन वगैरह निकालते हैं, तो ये इस तरह का इन्होंने कॉम्पोजिट बनाया है यहाँ पे जो लास्ट वेरिएबल है. एंड आई एम जस्ट स्किपिंग अ फ्यू ताकि मैं 5 मिनट में खत्म कर सकूं. और जो एक लास्ट सबसे अच्छा जो मुझे मॉडल लगा था वो ये वाला था ऑलमोस्ट. रेमिटेंस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, consumer price, expenditure on household consumption, that is what we call C within the GDP equation. Then GDP, gross domestic saving, ये भी जो S होता है as a percentage of gross domestic. लेकिन इसका जो dependent variable है वो बहुत ही plain है. इसमें बहुत सारी stationarity और auto correlation और ये सारी चीजें हो सकती हैं क्योंकि ना इसमें log है ना इसमें differential है. So, but rest of these things, the variables they have included are quite good because they are including a lot many aspects of the economy. तो ये एक last one है. असल में जो करंट वैल्यूज होती है ना, अगर रिलेशनशिप ना आ रही हो तो लोग जो क्योंकि जीडीपी की करंट वैल्यू है ना, एंड दिस इज करंट मीन मार्केट प्राइस, इन्फ्लेशन भी इसमें होता है. क्योंकि वैल्यू का साइज ज्यादा होता है ना तो ये कोई ना कोई रिलेशनशिप पकड़ लेता है. तो ये नॉर्मली लोग इसलिए करते हैं. लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके और इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है. तो ये बेसिकली ये 5-6 मॉडल्स जो वैसे रिपीट हो रहे थे. जैसे जब आप एलआर को मैं देख रही थी तो एलआर में यही मॉडल्स कुछ 2-3 जगह के बाद ये रिपीट हो रहे थे. सो आई पिक द वंस जो डिफरेंट नजर आ रहे थे. तो ये मॉडल्स हैं. लेकिन अभी मैंने अपना मॉडल डिफाइन नहीं किया है. वो जस्ट थिंकिंग कि सर फिर हेल्प करेंगे मॉडल डिफाइन करने में. कर सकते हैं यानी है ना. जस्ट यू चूज वन, फिर मैं अपना आपको इनपुट देता हूं. आप बताएं. सर ये जो इस वक्त स्क्रीन पे मुझे लगा था कि शायद ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें काफी सारे फैक्टर्स इकोनॉमी के इंक्लूडेड हैं. इसमें ओपननेस ऑफ इकोनॉमी भी आ रही है, इसमें इन्फ्लेशन भी आ रही है, इसमें आप एक्सचेंज रेट को भी रख रहे हैं, which are kind of contributors towards the economic growth. और जरा पीछे जाइएगा. रेमिटेंस भी जरा पीछे जाइएगा. ये जहाँ से मॉडल आपके शुरू हुए ना वहां से आइए, अभी देख लेते हैं. ठीक. दिस इज द फर्स्ट वन. दिस इज द फर्स्ट वन, द ग्रोथ ऑफ द रियल पर कैपिटा जीडीपी. ओके, रेशियो है सारी. हाँ, ये असल में फाइनेंशियल सेक्टर से इन्होंने लिंक किया हुआ है ना इसको. ये जो आपका मॉडल है ना, ये असल में रेमिटेंसेस, ग्रोथ और फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, ये तीनों को देख रहा है एक साथ. अब आपका टॉपिक क्या है एग्जैक्ट? जी आप अपना जरा टॉपिक रिपीट कीजिएगा. सर मैंने ये सिंपल टॉपिक ही रखा था कि इम्पैक्ट ऑफ वर्कर्स रेमिटेंस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री ऑफ पाकिस्तान. ओके ठीक है, अब आगे बढ़िए, जरा अगला वाला दिखाइए. आगे चलिए. ये बहुत सिंपल है. आई डोंट थिंक इट्स इंक्लूडिंग, बट हो सकता है मेरा गलत ओपिनियन हो कि ये बहुत कम चीजों को इंक्लूड कर रहा है. सही कह रहे हैं. आगे चलिए. आगे चलिए. आपका वाला मॉडल जरा बड़ा है ना, इसमें दूसरे इशू आ सकते हैं, लेकिन आप उसी से फिर शुरू करें. डेटा ज्यादा आ जाएगा तो इशू नहीं है. ठीक है. और वो आपको लॉग लेना पड़ेगा. जो डिपेंडेंट वेरिएबल है लॉग होना चाहिए. और दूसरे ये कि इसमें जब यहाँ सारे परसेंटेजेस आ रहे हैं तो मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यहाँ पे ग्रोथ रेट आनी चाहिए. देखें, इसका डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें ग्रोथ और जीडीपी होनी चाहिए. बिल्कुल, आप बिल्कुल जीडीपी ग्रोथ रेट लें और उसका भी लॉग ले लें. लेकिन फिर नीचे सारे परसेंटेज ही है ना, या परसेंटेज ना हो तो रेशो होने चाहिए. जी, फिर स्केलिंग का इशू आएगा. जी हाँ जी. बाकी सभी इन्फ्लेशन भी एक रेट है. बस सही है. इसमें से मेरा ख्याल है कि आप ये जो अपना जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आप सही कह रही हैं. लॉग ऑफ रियल जीडीपी ले लें, बाकी सही है. करंट भी रख सकती हैं, नो इशू. लॉग ऑफ करंट जीडीपी ले लें, बल्कि ठीक है, एक नया तजुर्बा कर लेते हैं. लॉग ऑफ करंट जीडीपी ले लें. ठीक है, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, अच्छा आगाज हो गया. आप तो पढ़ाती हैं ना?
जी सर। क्या पढ़ाती हैं आप? सर सर मैंने 6 years इकोनॉमिक्स ए लेवल्स पढ़ाई है, थोड़ा सा उसका इसलिए नो हाउ है जरा थोड़ा हाँ, ज्यादा। वैसे मेरी मेजर जो है वो एमबीए इन मार्केटिंग है, और अभी अच्छा। इस वक्त मैं मैनेजमेंट साइंसेज के कोर्सेज पढ़ा रही हूँ। लेकिन आपने ये लेवल्स की इकोनॉमिक्स पढ़ाई हुई है ना? आपको जी मुझे अंदाजा हो गया। गुड गुड, बहुत अच्छा आगाज हो गया जनाब यारी। आप ये सारे थैंक साथी जो है ना, सारे साथी देख रहे हैं भाई, अच्छा बेंचमार्क सेट हो गया है आप लोगों के लिए। और इसके नंबर हैं, इसके नंबर हैं 10 मार्क्स। तो आपके अच्छे आ जाएंगे, बहुत अच्छे आते हैं। यू। गुड, थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। So I'm सर जी stopping अदर the share, the screen share here now. सर मैं रेडी हूँ मैं प्रेजेंटेशन के लिए। अहमद, अच्छा पहले साइमा को आने दें, साइमा वसीम को ना, फिर आप अच्छा आइएगा। अच्छा, ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा सर, मैंने स्लाइड शेयर सर ये पावर पॉइंट नहीं बनाया है। आई वुड लाइक जैसे टू जैसे शेयर माय आपको, टैबुलेटेड वर्जन इफ दैट्स ऑलराइट। जैसे आसानी हो। अगर आप फील करें कि टॉपिक से इंसाफ नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि आज पहला दिन है, घर बैठे हैं हम सब, तो मैं आपको एक दफ़ा टाइम और दे दूंगा, मसला नहीं। जी क्योंकि इसके सर, मैंने नंबर है। तो कंप्लीट हाँ, वर्किंग कर ली है। लेकिन अगर आप यहीं से चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगी ना, तो इशू कोई नहीं है। जी जी सर, मैं बिल्कुल करती जाऊंगी सर। द टॉपिक आई सेलेक्टेड इज द इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। So the major papers I have found, जितने the current, if I'm talking about the current literature, it is more on education rather than employment. So मैं आपको I'll give a crux of what I have come across, what are the major pointers I have come across through the literature review. Almost all the papers have found a positive and long-run relationship between employment and economic growth, and education and economic growth. There are papers who talk about considering putting all the focus towards investment in education, towards creating a good quality education, because it increases the efficiency of the labor force and it contributes to the economic growth in the long run. There are more findings which focuses on maintaining economic growth, and for this purpose we need to invest in educational policies in educational sector, because it increases the efficiency of the labor, it produces skilled labor, and that's how it will help us in stabilizing the economic growth in the long run. There, literature also suggests universalization of primary education, discouraging the dropout rates, and increasing school enrollments, which in long run produces skilled labor. It is also been found that when the economic growth in certain countries triggered, the employment rate increases. There is growth in employment sector, and education also triggers the economic growth. So this is the crux of the literature I have reviewed so far. And if we come on to the variables, the conceptual network of all the literature is simple. So basically, the dependent variables of all the papers I have reviewed, apart from two which were considering human capital as dependent variable, otherwise all of the papers were considering GDP as a dependent variable. GDP पे उन्होंने क्या लिया है, that differs. For example, if we review the first paper, this is taking dependent variable of GDP per capita. The next one is taking GDP growth. The third one is taking real GDP. This fourth paper is taking human capital indicator, which is taking public sector spending, education, primary education, secondary education, etc. It is taking real GDP, GDP per capita. These are the almost all the paper are taking these as a dependent variable. As for the independent variables are considered, education has been taking independent variable, whereas different level of enrollments were taken into consideration. We can say physical capital and labor force participation rate, human capital जहाँ भी लिया गया है वहाँ school enrollment लिया गया है, and
employment is considered in different contexts in almost all the papers. In the 8th paper, which is the impact of economic growth process on employment in European Union nations, the independent variable taken for employment, which was gauged through annual growth of employment and labor productivity. The next paper, which is also on employment, it takes the independent variable for indirect investment and government expenditure. Where sir मैं और इसको explain करूँ dependent variable हाँ जरा ठीक है चलती है। अच्छा सर ठीक है। ये सर जीडीपी को डिफरेंट उससे रिलेट किया गया है। ये मुझे मतलब फर्स्ट आई वाज considering GDP growth rate for my conceptual model, but then when I reviewed the literature, then I came across there are many other percentages of GDP which could be considered. वैसे बेसिकली आपका जो आइडियल है ना आपके लिए वो जीडीपी पर कैपिटा होना चाहिए, क्योंकि पर कैपिटा सोशल सेक्टर देख रही है ना आप, तो उसका ये है कि जो है उसका इम्पैक्ट पर कैपिटा से अगर ना आए फिर आपको ये अपना जो है ना रियल जीडीपी लेनी है। अच्छा, और सर education is dependent variable. I was thinking to gauge the education through literacy rate, लेकिन literacy rate as per the literature बहुत कम papers में लिया हुआ है, so I was confused कि education को नहीं मैं आप किस पहले variable देखें, ये से जो gauge टर्म पेपर है ना थीसिस तो है नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो फॉर द इजी ऑप्शन, नो लिटरेसी रेट इज इजीली अवेलेबल, तो यू शुड गो फॉर लिटरेसी रेट, but you have to keep other options in mind also. Suppose you develop your model including the rate of literacy, but your results are not encouraging. Suppose your results are not encouraging, then you have to look for alternative after consulting with me. मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा तो फिर, मगर आप इजी ऑप्शन के साथ जाएं. दिस इज अ टर्म रिपोर्ट नॉट अ थीसिस. ओके सर, so far literacy rate मुझे 2018 तक का मिला है, 2019 का I was unable to find. नहीं मिलेगा अभी, ये 2018 का जो है ना अभी वो आने वाला है, एक पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे मई में आएगा तो मिलेगा आपको, उससे पहले काम कर लेना होगा. तो 18 तक का डेटा इज ओके. ये मैं पूरी क्लास को कह रहा हूँ, 2018 तक का डेटा इज ओके. इट विल बी कंसीडर्ड एज एन अपडेटेड वर्क. ओके सर, so the topic would हाँ, अब आप ऐसा करें ना, आप इसमें ये ऐड करें आपका सजेस्टेड मॉडल क्या है ना, वैसे ठीक है. Sir, my suggested model, I was gonna take GDP growth rate, and for education I was thinking to take literacy rate, and for employment I was confused. बहुत सारे employment to population का है, total employment का ratio है, तो ये मुझे आपसे हेल्प चाहिए थी कि मैं इस पे क्या कंसिडर करूं. इधर जो है एम्प्लॉयमेंट मुझे कम मिला है लिटरेचर में, बट सो फार व्हाट आई हैव फाउंड सर कहीं जो है वो ग्रोथ फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को उससे एम्प्लॉयमेंट उन्होंने निकाला है, जो आपको आसानी से मिल जाए. अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी मिलता है तो उससे भी आप काम ले सकती हैं. 1 माइनस अनएम्प्लॉयमेंट रेट वुड बी द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सर वो भी मिल रहा है. मैंने जो the data I have taken out was employment to population ratio. ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है. मगर इसमें पता है ये हम लिटरेचर रिव्यू क्यों आपसे करवाना चाहते हैं. सम टाइम जो आपका जो फर्स्ट चॉइस मॉडल होता है, ये इसके रिजल्ट नहीं आते ऐसे के कोई अपना बर्थ अट्रैक्शन किसी को ट्रैक नहीं करते वो रिजल्ट ना. तो यू हैव टू हैव अ बिट ऑफ नॉलेज अबाउट द अल्टरनेटिव्स आल्सो. तो ये आपके पास बन गया है. अगर आपको एक वेरिएबल से नहीं का काम बनता है तो मुझे जरूर बताएं कि क्या मसला आ रहा है, और उसके बाद मगर आपके ज़हन में अल्टरनेटिव होना चाहिए. मेरा मशवरा बस सिर्फ आपको एक है कि आप जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आप स्टार्ट लें विद जीडीपी पर कैपिटा, रियल जीडीपी पर कैपिटा से, फिर देखते हैं. अगर उससे रिजल्ट ना आए तो फिर आप जीडीपी ग्रोथ रेट पे जाइए. ठीक है सर, वेल नोटेड. बस सर सो फार बाकी ठीक है, दैट्स गुड. 25 पेपर सर साइमन नंबर का जो बेंचमार्क है वो बहुत हाई सेट हो जाता है, इसलिए नहीं ठीक है, इट्स ओके. ये आपने एक्सप्लेन तो इसको कर दिया. मेरा बेंचमार्क नहीं लेना चाहिए.
क्योंकि वो नहीं, लेना हाँ, चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ, टीचर हूँ और ट्रेनर भी हूँ साथ में, तो इसलिए वो आ जाती है चीज। सो इट्स लाइक नॉट आप सही कह रही हैं, बीइंग आप सही कह रही हैं। आज के दिन नहीं लेंगे, लेकिन अगली क्लास से तो लेंगे। उनके सामने एग्जाम्पल भी है, 7 दिन भी है। सर आज बस के इनके लिए है आखिर ना, में आज के लिए इसलिए नहीं कि इन्होंने तो नहीं देखा हुआ आपका काम, बाकियों ने तो देख लिया। सर इनकी आखिर में लेंगे हम प्रेजेंटेशन। बाकी सर हाँ, आइंदा से थैंक यू ऐसे। सर ओके, टू थैंक गिव यू। दैट आ जाओ प्रोपाइल। अहमद। अहमद अभी 8 मिनट हैं, तुम्हारा काम हो सकता है 6-7 मिनट हैं। अच्छा, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, फिर जितनी बची बाकी बच 6 जाएगी तो मिनट फिर। हाँ कर सकते हो, 6 मिनट में मसला नहीं है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर देखता हूँ, बात हो रही है स्क्रीन शेयर। अच्छा भाई, मैं असाइनमेंट डालूंगा एलएमएस पर, फिर एक असाइनमेंट में क्रिएट करूंगा लिटरेचर रिव्यू का ना, लिटरेचर रिव्यू के नाम से। उसमें आप सब अपने टेबल या सॉरी अपनी प्रेजेंटेशन या टेबल जो भी अपने जो आपने अपडेट किया वो आप उसमें ऐड कर देंगे। सुन रहे हैं ना सब मेरी बात? जी जी सर, ठीक है सर। ओके यस सर। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, अच्छा सर, मेरा टॉपिक है कल्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जी जी तो ये मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम, तो बस हाँ डेटा हाँ नहीं दिखाया था, आपने कहा था डेटा दिखाते तो हो जाएगा, तो डेटा मेरे पास ऑलरेडी उस वक्त था। खैर, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो ये ब्रीफ से हमारी आउटलाइन है, फॉलो करेंगे। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, डेटा एंड थोड़ा सा कंक्लूजन कर लेंगे। सही इंट्रोडक्शन देते हैं। तो वैसे इस पेपर का एम क्या है यूजुअली? इस पेपर का एम ये सिंपली ये है कि टू डेवलप एन एम्पिरिकल एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। वैसे ट्रेडिशनली क्या होता आ रहा है कि यूजुअली फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि दे हैव बीन द कॉजेज ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गई, जैसे इस तरह की दूसरे फिजिकल एम्प्लॉयमेंट हो गई, इन्फ्लेशन या एजुकेशन हो गई, इनको इम्पोर्टेंस दी जाती है हमेशा। लेकिन कल्चर वेरिएबल्स को या कल्चर को जो ना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस या तो दी नहीं जाती, या अगर दी जाती है उसको अंडरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ज्यादा एम्फेसिस इस पे होगा, इसमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन हमारा इस पे भी होगा कि कल्चर को क्या कल्चर इम्पैक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे। फॉर एग्जाम्पल किसी, मेरे ख्याल से तो इस ये करता है, इवन पॉलिसीज वगैरह भी आपकी काफी इम्पैक्ट होती है इस वजह से, तो हम इसको यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे। ओके जैसे लिटरेचर रिव्यू में अगर हम देखें तो लिटरेचर रिव्यूज में साफ बहुत क्लियरली पता लगता है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द कल्चर। तो ये ना यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई बड़ा हमारे सिर्फ इस अच्छा, टाइम बड़ा कम है अहमद, लेकिन तुम्हारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है ना। तुमने कल्चर को तुमने है ना, अब तुमने लिटरेचर रिव्यू किया है, हाउ है ना, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ कल्चर? अच्छा, कल्चर की डेफिनेशन हमने जो यहाँ पर आते हैं ये आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। कल्चर बोल ले या तो सोशल कैपिटल बोल ले, जैसे सोशल कैपिटल एक यूज किया है ना लिटरेचर इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने लिखा हुआ है, इन्फॉर्मल इंस्टीट्यूट प्रेजेंट सोशल कैपिटल इन द लिटरेचर रिव्यू, है ना। कि जैसे ह्यूमन कैपिटल है तो उसके लिए एजुकेशन यूज होता है, और फिजिकल कैपिटल उसके दूसरे वेरिएबल्स यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर सोशल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन को जो कल्चर है वो सोशल कैपिटल मेजर करता है। अब ये हमारे पास कहाँ से आएगा? ये जैसे WDI से में अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर दूसरे वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं। इसलिए जो हमने डेटा जो यूज किया है वो वर्ल्ड वैल्यू सर्वे एंड यूरोपियन वैल्यू सर्वे का डेटा यूज किया है। अब ये एक्चुअली सिंस ये तो नॉन क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, तो ये जो वर्ल्ड वैल्यू सर्वे है एक्चुअली सर्वे है। ये तकरीबन 61 कंट्रीज का डेटा है इसमें, और ये ऑफ कोर्स टाइम से मिलेगा, लेकिन हम उसमें आगे बात कर लेंगे। तो ये हम इसको थोड़ा सा इसको भी डिफाइन कर देंगे कि इन्फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है क्या, जो जिस तरह लिटरेचर रिव्यू में बताया गया। इन्फॉर्मल इंस्टीट्यूशन आर सोशली शेयर्ड वैल्यूज यूजुअली अनरिटन दैट आर क्रिएटेड, कम्युनिकेटेड एंड एनफोर्स्ड आउटसाइड ऑफ ऑफिशियली सैंक्शन्ड चैनल्स। या आप इसको ये बोल रहे आपके कल्चर होता है, कल्चर जो है कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, हिस्ट्री एंड सोशल वैल्यूज वगैरह जो होती हैं। तो ये जैसे ये मैंने बताया था कि प्रीडोमिनेटली एम्पिरिकल स्टडीज इन्वेस्टिगेशन जो है have identified trust is one of the cultural variables बोल रहे। इसी तरह मैंने 3 वेरिएबल्स और लिए हैं, वो आगे जाके मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ। अच्छा, जैसे ये एक अगेन लिटरेचर रिव्यू हमने किया था, पॉल वाइटले का पेपर था 2005 का, उसमें ये इंटरेस्टिंग पेपर था, मैंने उसको पढ़ा है। तो उसमें ये बोलता है टर्न के रिलेशनशिप बिटवीन सोशल कैपिटल एंड, अच्छा यहाँ पर सोशल कैपिटल एक्चुअली बोल रहा है इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन को,
और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन को जिस चीज से मेजर कर रहे हैं ना, वो चीजें हैं ट्रस्ट, ओबीडियंस, रिस्पेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ वन लाइफ। सही ना, इसको इस तरह से मेजर करते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं सर इसको, सोशल कैपिटल को। बिल्कुल कीजिए। हाँ, सोशल कैपिटल को एक्चुअली देयर इज स्लाइड वेरिएशन इन द लिटरेचर रिव्यू कि सोशल कैपिटल को जिस तरह से डिफाइन किया गया है, और बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस वेरिएंस नहीं है, बस वो कहते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही कहते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन वो मैंने चारों वेरिएबल्स जो है वो जो कल्चरल एस्पेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं, व्हिच आर टू ये ट्रस्ट, वो भी अभी आ जाएगा आगे। तो वो मैं कैप्चर किया, वो ये क्या पॉल बैटले बोलता है। अहमद सॉरी, आई हैव टू स्टॉप यू यार। अपना 24 स्लाइड्स हैं तुम्हारी, तो ये तो काफी नहीं, ये मतलब ये इतनी बड़ी नहीं है। नहीं, इतनी बड़ी नहीं है, ये लग रही है इसमें कुछ जैसे। अच्छा, एक काम आपने करना है। एक सुनो, अब ये लास्ट मिनट है ना, नेक्स्ट वीक आप शुरू करोगे भाई। एवरीवन शुड बी रेडी फॉर लिटरेचर रिव्यू प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक, एवरीवन। कोई भी अच्छा भी अब एक बात, एक मिनट 5-10 मिनट लेंगे। नहीं अहमद, अभी इसको अभी नहीं, अब नेक्स्ट वीक ही करूंगा। और आप एक काम करना, आप कल्चर की जो है डेफिनेशन एंड द लिंक ऑफ कल्चर विद सोशल कैपिटल ना, इस पर एक स्लाइड बनाना और कल्चर की डेफिनेशन उठाना किसी डिक्शनरी से पहले, फिर देखना कि ये रिसर्चर ने कैसे किया है। मेरी बात समझ रहे हो? वो जो लिटरेचर